हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। चलिए आज हम आपको समझाते हैं बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्तिहान के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा नहीं 5 से 6 सवाल आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन सवालों को आप कर लीजिए, हो सके तो अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, बहुत ही बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मैं पीडीएफ में तो डाल दूंगा। बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं। देखिए, समजात अंग होता है क्या? जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। मतलब बनावट जो है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, बनावट सेम होता है, दिखता भी सेम है, लेकिन विभिन्न वातावरण में रहने के कारण जो है अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। जैसे देखिए, कुत्ता का देखिए हाथ पैर देख लीजिए, आगे वाला पैर, आगे का जो पैर है वो हाथ के जैसा बना हुआ है। अब आदमी का आगे वाला हाथ देखिए, सेम उसी तरह कुत्ता का हाथ है, ठीक है ना, लेकिन काम अलग अलग है। उसी को बोलते हैं समजात अंग। यानी कि बोल सकते हैं कि वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, मतलब वैसे अंग जो बनावट में सेम होते हैं लेकिन काम के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उसको हम समजात अंग बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक, बिल्ली, पंछी, बिल्ली, मनुष्य के अग्रपादों में पाए जाने वाले अस्थियां समान होती है। देखिए, मेढक हो गया, पंछी हो गया, बिल्ली हो गया, और मनुष्य के आगे वाला जो हाथ होता है ना, अग्रपादों में पाए जाने वाले अस्थियां, सॉरी पैर जो है, तो अस्थियां, अग्रपाद मतलब वही बोला, हाथ को ही बोला गया अग्रपाद। जैसे मेढक के 4 गो होता है ना, पंछी का भी, पंछी के तो 2 ही होता है, बिल्ली का 4 गो होता है। तो अग्रपाद जो है, या तो आगे पैर बोल सकते हैं, तो उसमें जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब मनुष्य का जो पैर है वो सिर्फ चलने के लिए, और बिल्ली का जो पैर है वो, आगे वाला जो पैर है वो खाने पीने के लिए भी यूज करता है, चलता भी है, खाता पीता भी उसे पकड़ के, है ना। तो परंतु सभी कशेरुकों के अग्रपाद विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। अब अलग अलग जो है अलग अलग कार्य भी करता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। ओजोन परत आजकल देखिए क्षति हो रहा, नुकसान हो रहा, क्यों? तो देखिए, चिंता के विषय क्यों है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने यौगिकों को ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र भी होता है O3। तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलता तो क्या बनता? ओजोन बनता है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच ओजोन स्तर का निर्माण करता है। यानी कि वायुमंडल में जमीन से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो परत है वो ओजोन परत कहलाता है। अथवा और पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है। और हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं तो ओजोन परत जो यहाँ पे है 50 से 15 से 50 के बीच, वो जो है क्या करते हैं, मनुष्य को कवच के रूप में काम करता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि यह सूर्य प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी कि सन से जो अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी जो किरण आती है वो ओजोन परत क्या करती है, सोख लेती है और जमीन पर आने नहीं देती है, जिससे मनुष्य क्या होता है, पराबैंगनी किरण सीधे पर पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, जिसके कारण मनुष्य में जो घातक बीमारी है, जानलेवा जो बीमारी, जैसे त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर बोल सकते हैं, मोतियाबिंद, अनेक हानिकारक उत्परिवर्तन से उत्पन्न घातक असमानताएं के चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद वगैरह जो बीमारी होता है इसी से हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि ओजोन परत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिंपल सा ओजोन परत के बारे में बोल सकते हैं कि ओजोन परत जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, जो कि वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में रहता है, दरमियान रहता है। और ये जो है जीवधारियों के लिए सुरक्षा कवच के जैसा कार्य करता है। क्यों भाई? क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, पराबैंगनी किरण, और उस पराबैंगनी किरण को क्या कहती है, सोख लेती है, रोक लेती है या अवशोषण कर लेती है। और अवशोषण होने के बाद क्या होता है, सुरक्षा कवच से जो है पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है ना। इस इस ओजोन स्तर के अवक्षय से, अब देखो, ओजोन जो परत अगर क्षय हो रहा, अगर ओजोन परत नुकसान हो रहा हमारे द्वारा, तो भाई साहब ओजोन तो परत जब नुकसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, और जिसके कारण मनुष्य में जानलेवा बीमारी हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जो है एक चिंता का विषय बना हुआ ओजोन परत। तो हमें चाहिए, अब ये नुकसान होता कैसे, ओजोन परत क्षय कैसे हो रहा, तो हम लोग जो आजकल एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, इन सभी से जो गैस निकलता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये जो ओजोन परत को नुकसान करता है जी। ओके, चलिए
आगे है, आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है बताइए। देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड बीमारी होती है। ऑब्जेक्टिव में काम आता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। अगर थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने के लिए, बनने के लिए आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी है। यस, अब देखो थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के सामान्य उपचय को नियंत्रित करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी हो जाती है, जब मनुष्य को आयोडीन नहीं मिल पाता सही से, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण की गति बहुत धीमी हो जाती है। अब भाई साहब, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। अब जब थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं तो क्या होगा, कभी कभी थायराइड की ग्रंथि इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में काफी बढ़ जाता है। अब देखो, अब हमारे पास बीमारी आ गया। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बहुत धीमे गति से बढ़ते हैं, और जब धीमे गति से बढ़ते हैं तो अब क्या होता है, कभी कभी थायराइड ग्रंथि इस हार्मोन की बनने की गति को बढ़ाना चाहता है। थायराइड ग्रंथि चाहता है कि हम इसको बढ़ाएं, और क्या होता है, उसके चक्कर में काफी बढ़ जाता है। और वही बढ़ के देखिए, देखते हैं गला के पास घेंगा जैसा बीमारी हो जाता है ना, देखते हैं गला के पास घेंगा घेंगा जैसा हो जाता है, तो उसी को बोला गया घेंगा बीमारी। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर? देखिए, स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। मतलब स्वपोषी पोषण जो होता है, वो स्वपोषी पोषण एक काम है, और स्वपोषी पोषण में जो जीव आता है वो जीव अपना भोजन क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, खुद से बनाता है। जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। एक अंतर और बता सकते हैं, हालांकि उसी से टचअप है, कि स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो अब पता चल गया। देखो, स्वपोषी पोषण जो पौधे खुद से बनाते हैं भोजन अपना, तो पौधे जो भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्रिया होता है, तो आपस में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो जो पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन करते हैं, है कि नहीं। लेकिन विषम पोषी पोषण में क्या होता है, जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर या शाकाहारी प्राणियों पर डिपेंड रहता है, पौधों पर या शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहता है। कौन? विषम पोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है, वो क्रिया करता है आपस में, और कार्बनिक यौगिक बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है, तो भोजन कर लेता है। लेकिन विषम पोषी पोषण ऐसा नहीं, चाहे भोजन पौधे पे डिपेंड रहे चाहे शाकाहारी पे डिपेंड रहता है। ओके जी। और ये पांचवा सवाल देखिए, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य में पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले अंगों एवं ऊतक आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ आ गया? परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मनुष्य में, या तो कोई जीव भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीव में भी पाया था परिसंचरण तंत्र, मेढक वगैरह में जीव। तो जीव में पदार्थों के परिवहन में, जो जीव के अंदर जो है पदार्थ का परिवहन हो रहा है, उस पदार्थ परिवहन में कोई अंग हो या कोई ऊतक आपस में मिलकर काम कर रहा परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जो जो अंग पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है, जैसे कि ब्लड है ना, तो ब्लड का काम करता है, ऑक्सीजन को यहां से यहां पहुंचाता है, नाक से उठाता है, फेफड़ा से उठाता है, और कहां पहुंचाता है, पूरे बॉडी में जहां जहां जरूरत वहां तक पहुंचाता है। तो ब्लड क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र के रूप में काम आ जाएगा, मतलब उसका टैप में आ जाएगा ब्लड। तो ब्लड क्या हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऊतक हैं जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे, एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, पहुंचाता है, और वो सब मिल करके बोला गया परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण क्रिया है, काम है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा, काम हो रहा, लेकिन उस काम को करने वाला अंग को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे रुधिर, देखो मैंने बोला था रुधिर आ गया, रुधिर वाहिनियां आ गया, हृदय भी काम करता है, लसिका, ये सब को हो गया परिसंचरण तंत्र। अब ये सवाल है, मच्छर, मछली, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखिए। सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, और क्या बोला गया, और श्वसन अंगों के नाम भी लिखना है भाई, और काम भी आप बता दिया। देखिए, मछली कुलोम या गिल से सांस लेता है, या कुलोम या गिल्स से जल की घुलित O2 का श्वसन उपयोग श्वसन में करते हैं। यानी कि गिल्स जो है क्या करता है, जल में जो O2 घुला हुआ है
उसे शोषण करता है। मच्छर का क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया कहाँ काम करता है, वायुमंडल से O2 को ट्रैकिया द्वारा ग्रहण करता है मच्छर, है ना, डायरेक्ट ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। केंचुआ जो है उसका त्वचा है, इसमें गैसीय आदान प्रदान त्वचा होता है, मतलब त्वचा से गैस का आदान प्रदान होता है, आना जाना होता रहता है, ठीक है ना। मनुष्य में क्या है, फेफड़ा है, गैसीय आदान प्रदान के फेफड़े के द्वारा होता है, गैस आना जाना, है ना, फेफड़े के द्वारा होता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 6 क्वेश्चन बता दिया, और ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बायोलॉजी से इन 6 में से 1 से 2 क्वेश्चन छप जाए तो आप भी अपने कॉपी में छाप लेना और दिमाग में तो उतार लेना अच्छे तरीके से। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को याद कर लोगे, पढ़ लोगे। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और भाई साहब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल आपको बताना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट करना बिना देखे। आपको मैंने जो समझाया है उसको देखना नहीं बल्कि समझ करके अपने मन से इसका कमेंट करो आंसर कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है। ओके, देखते हैं किसका क्या क्या कमेंट आता है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। बाय, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ओके।